आप सभी को मेरा आदाब और नमस्कार। मैं मुश्ताक अहमद आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे युद्ध के बारे में बात करेंगे जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है। अगर देखा जाए तो ये एक लक्ष्यहीन युद्ध है, लेकिन एक वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसमें ईरान जहां अपने अस्तित्व को बचाना चाहता है, वहां अमेरिका अपने वर्चस्व को दिखाना चाहता है। तो ये इन हालातों के बीच में ये युद्ध चल रहा है। आज हम इसकी बारीकियों में जाएंगे। हमारे डिस्कशन की खास बात एक तो ये होगी कि इस युद्ध का टारगेट क्या है, वो हमने डिस्कस कर लिया। कोई टारगेट खास नहीं है। दूसरी बात हम जो डिस्कस करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि ईरान क्यों नहीं हारा। 40 दिन तक युद्ध चला लेकिन ईरान नहीं हारा। ये अच्छी बात यह है कि फिलहाल 15 दिन के लिए युद्ध विराम की घोषणा दोनों पक्षों द्वारा की गई है और उसके साथ साथ इस्लामाबाद में अभी वार्ता हुई है। हालांकि वार्ता सफल नहीं हुई, उसके बावजूद हमें जो है बहुत ज़्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच टकराव और तनाव इतना ज़्यादा है कि उसको एक वार्ता में उसमें सफल होना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ लोग समझते थे कि ईरान जो है एक हफ्ते के अंदर धराशायी हो जाएगा, क्योंकि दो बड़ी शक्तियों के सामने उसके सामने खड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस पर हम बात करेंगे। पहली बात यही कि ईरान की स्ट्रेटेजिकली ईरान इस युद्ध को लड़ रहा है। ईरान ने वियतनाम और अफगानिस्तान से उदाहरण लेकर उनसे सीखा है और इस युद्ध को वो लंबा खींचना चाहता है। वो युद्ध को जीतना भी नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि सामने वाली दोनों शक्तियां थक जाएं युद्ध करते हुए, और इसी थकान में उसकी जीत है कि ईरान ने होर्मुज जो खाड़ी है उस पर अपना पूरा नियंत्रण कर लिया है और इसकी वजह से तेल के दामों में वृद्धि हो रही है। इससे पूरी दुनिया को ईरान प्रभावित कर पा रहा है। विश्व का 20% तेल का जो व्यापार होता है वो होर्मुज खाड़ी के माध्यम से होता है। तो इससे क्या होगा कि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि पूरी दुनिया में कीमतें बढ़े। दूसरी बात क्या है कि अभी मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में होने वाले हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप कभी नहीं चाहते कि मिड टर्म इलेक्शन में महंगाई बढ़े और उनकी पार्टी को नुकसान हो। इसके माध्यम से ये साबित हो रहा है कि अमेरिका इस मामले में उसके सामने, ईरान के सामने कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। ईरान की मजबूती का दूसरा आधार है ड्रोन क्षमता और मिसाइल टेक्नोलॉजी। मौजूदा समय में रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें दुनिया ने देखा कि ड्रोन एक बहुत बड़ा माध्यम है लड़ाई का, और यही आधार जो है इस युद्ध में भी हमें देखने को मिल रहा है। इस युद्ध में ईरान ने टेक्नोलॉजिकली बहुत ही अच्छी किस्म के ड्रोनों को बनाया है। जहां ईरान के ड्रोन की कीमत 15 से 20 हजार डॉलर है, वहीं इसको मारने के लिए जिन मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है उनकी कीमत जो है 20 से 30 लाख डॉलर के बीच में है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका और इसराइल को इस युद्ध में भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। दूसरा, ईरान इस युद्ध में इसलिए मजबूत दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके पास सैन्य तकनीक बहुत मजबूत है। ईरान ने आत्मनिर्भर होकर इस फील्ड में काम किया है और कहा जाता है कि पिछले 30-35 साल से ईरान यही कर रहा है। और ख़ास बात यही कि ईरान के ऊपर बहुत किस्म के प्रतिबंध लगे हुए थे। खासतौर से उसको तेल बेचने पर प्रतिबंध थे, उसके अलावा बहुत किस्म के प्रतिबंध थे। इसके बावजूद ईरान ने बहुत लंबे संघर्ष के बाद अपने आप को आत्मनिर्भर एक सैन्य तकनीक उसने बनाई है। उसमें खासतौर से ड्रोन और मिसाइलों का जो जखीरा है उसके पास है, वो शायद ही इसमें किसी के पास हो। और मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी सटीक और बढ़िया किस्म की बनाई गई है कि जिससे निशाने को साधने में कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा, ड्रोन का इस युद्ध से पहले भी इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में सामने देखने को मिला है। उसका इस्तेमाल यहाँ भी हो रहा है और ईरान ने उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। जहाँ एक ड्रोन को बनाने की कीमत जो है वो 15 से 30 हजार डॉलर के आसपास है, वहीं उसको रोकने के लिए यानी इंटरसेप्टर जो मिसाइलें होती हैं उनकी कीमत जो है 20 से 40 लाख डॉलर के आसपास होती है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आर्थिक स्तर पर कितना ज्यादा नुकसान अमेरिका और इजराइल को हो रहा है। चाहे बेशक ये बहुत रिच कंट्री कहे जाते हों, लेकिन फिर भी युद्ध में जो आर्थिक गिरावट आती है उसको बहुत बड़ी गिरावट आपको मानना चाहिए, क्योंकि उसकी भरपाई करने के लिए बहुत समय लगता है। ईरान की मजबूती का तीसरा बड़ा आधार उसकी सर्वसत्तावादी सरकार है, यानी कंप्लीट सरकार जिसको हम कह सकते हैं। उस तरह की सरकार बनाने की कोशिश की गई है। 1979 की जो क्रांति हुई थी, जिसको हम धार्मिक क्रांति कहते हैं, वहां से ईरान ने एक नए दौर में प्रवेश किया था। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन का मानना है कि जब ईरान में क्रांति हुई थी तो उस समय वहां की लिटरेसी यानी ईरान की साक्षरता दर 30% थी और आज जो है वो 90% है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान में क्रांति के बाद बहुत ज्यादा एजुकेशनली जो है डेवलपमेंट हुआ है। बहुत सारे प्रतिबंधों के बावजूद ईरान जो है बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान उसने स्थापित किए हैं और अपने आप को बहुत मजबूत बनाया है। अब ऐसे हालातों में जाहिर सी बात है कि ईरान जो है क्रांति की बागडोर को जल्दी छोड़ने वाला तो है नहीं, तो उसको बदलने के लिए काफ़ी कोशिश की गई है, मोसाद द्वारा कोशिश की गई है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। इस युद्ध से जस्ट पहले अमेरिका और इजराइल द्वारा बहुत बड़ा प्रयास किया गया था, बड़े स्तर पर विद्रोह हुए और जो है सरकार बदलने की कोशिश हुई,
लेकिन वो सारे नाकाम सिद्ध हुए। ये एक संगठित सरकार है जो दो स्तर पर जनता के साथ संपर्क करती है। पहला, नागरिक स्तर पर सरकार के विचार यानी क्रांति के विचारों को जनता के बीच में मजबूती से रखने के लिए सरकार जो है वो कार्य करती है नागरिक स्तर पर। इस स्तर पर विश्वविद्यालय हो, स्कूल हो या मस्जिदें हो या इसके अलावा कोई भी पब्लिक प्लेस हो या किसी भी स्तर पर क्रांति के विचारों का प्रचार किया जाता है ताकि लोग क्रांति के विचारों के साथ हमेशा जुड़कर रहें। सरकार का दूसरा जो संगठन है उसको हम सैन्य संगठन कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है IRGC की स्थापना की गई थी। ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स इसको हम कहते हैं। इसके तहत जो है 1.5 लाख से 2 लाख सैनिक इसके अंतर्गत आते हैं। यह ईरान की मुख्य सेना से अलग है। इसका गठन इसलिए किया गया था ताकि क्रांति की रक्षा की जा सके। क्रांति के विचारों को अगर कोई रोकता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सके। इसी IRGC के अंतर्गत एक बेसिज एक अन्य संगठन है जिसको हम अर्धसैनिक बल कहते हैं। यही बेसिक स्तर पर जो क्रांति के खिलाफ खड़ा होता है उसको कंट्रोल करते हैं यानी नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा 5 लाख स्वयं सेवक होते हैं जो कि क्रांति की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और जनता के लिए कार्य करते हैं। कहते हैं कि ईरान में सरकार की भी गिरती नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ के सुप्रीम लीडर की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद अन्य प्रभावशाली नेताओं को उसकी जगह दे दी जाती है। इसी तरीके से सेना में भी चलता है। हर स्तर पर हर कार्य इसी तरीके से किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ सरकार कभी गिरती नहीं है, हमेशा सरकार वहाँ चलती रहती है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल वहां पर सरकार को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। इस युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी से शुरू हुई थी और उसी दिन जो है आयतुल्लाह खामेनी की मृत्यु हो गई थी, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। उसके बावजूद ईरान पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो लगातार सरकार जो है अपना कार्य करती रही और उसके बाद भी और अन्य जो अधिकारी हैं उनके जगह पर अन्य अधिकारियों ने स्थान दे दिया। इस तरीके से कहते हैं कि ईरान में सरकार नहीं गिरती। ऐसी सरकार से निपटना वाकई में बहुत बड़ा चुनौती का कार्य है। अमेरिका और इजराइल और मोसाद इस कार्य को करने में सफल सिद्ध हुए हैं और वहाँ की लोकप्रियता जो है नेताओं की वो इससे कम नहीं हुई। और जो पहलवी जो कि इंतजार कर रहे हैं पश्चिमी देशों में रहकर सत्ता का, वो भी किसी तरीके से लोकप्रिय नहीं हो पाए हैं और सरकार स्थापित नहीं हो पाई है। ईरान की मजबूती का एक बहुत बड़ा आधार है यहाँ का विशेष चरित्र, क्योंकि ईरान की जो जनता है वो शहादत से कभी डरती नहीं है। शहादत देने के लिए यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जो जनता है वो हमेशा तैयार रहती है। जिस समाज या जनता में ये शहादत का जज्बा मिलता है वहाँ पर लोग जो है गुलामी को पसंद नहीं करते, वो हमेशा स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। वहाँ की जनता किसी दूसरे लीडर के नियंत्रण में रहने के बजाय वो शहादत को स्वीकार करेगी और ये ईरान की बहुत बड़ी मजबूती है। जिस जनता में मरने का खौफ ना हो उस जनता को हराना असंभव है। इस तरह से ईरान जो है इस युद्ध को लंबा खींचेगा और ईरान की इसी में जीत है। इससे पहले अमेरिका अन्य यूरोपीय देशों के साथ सहयोग प्राप्त कर लेता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। नाटो देशों ने पूरे तरीके से अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया, तो अमेरिका ने भी नाटो को कायर कहा और कई ऐसी बातें कही जो कि नाटो देशों को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और अमेरिका ने यहाँ तक घोषणा कर दी कि वो नाटो से अपने आप को अलग कर लेगा। बहुत आश्चर्यजनक बात यह रही कि ब्रिटेन जो उसका बहुत बड़ा एलाई है अमेरिका का, उसने भी अमेरिका के साथ देने से मना कर दिया। फ्रांस ने मना कर दिया, इटली ने मना कर दिया और स्पेन ने तो बहुत खुले तौर पर मना किया है। इस तरह से ये देश से अमेरिका की ताकत हुआ करते थे, इन्हीं देशों में जब मना करते हैं तो अमेरिका आधा रह गया। ईरान ये चाहता है कि वियतनाम और अफगानिस्तान जैसी समस्या पैदा हो जाए, जिससे युद्ध को ज़्यादा संकटशील बनाया जा सके, युद्ध में ज़्यादा लंबा खींचे, आर्थिक संकट पैदा हो जाए ताकि अमेरिका खुद पीछे हट जाए। अगर ऐसा होता है तो यही ईरान की जीत होगी। मैं चाहता हूँ कि आप इस मुद्दे पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखें और मुझे इंतजार रहेगा आपके विचारों का। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा।